तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और यह वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके शुरू करेंगे और अपना आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी किए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 resistors of resistances 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm are connected to a 12 volt battery as shown in figure। तो फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, ओके। यू कैन पॉज द वीडियो। तो यहाँ पर टोटल में इन टोटल यहाँ पर 5 रेजिस्टर्स हैं, है ना, क्वेश्चन में गिवन है। और पाँचों के पाँचों कुछ ऐसे कनेक्टेड है इस वाले सर्किट से। ये अपना एम मीटर है, प्लस माइनस, और ये अपना बैटरी है, ठीक है। अब ये है 10 वोल्ट्स का बैटरी, सॉरी 10 नहीं, 12 वोल्ट का बैटरी। यहाँ पर एक प्लग की है, ओके, प्लग की। और इस वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे ये लोग कनेक्टेड हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड अ टोटल करंट इन द सर्किट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है, और सिमिलरली इस वाले का भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ऐसे ही होता है कि ये तीनों रेजिस्टर मिलकर जो काम कर रहा है वो अकेला एक रेजिस्टर करेगा, ठीक है। तो मुझे 3 रजिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल रजिस्टर से तीनों का काम हो जाएगा, ओके। सिमिलरली इसमें भी हमें 2 रजिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सीरीज़ में एक क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है, जिससे कि हमें और ज़्यादा वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत ना हो, है ना। क्योंकि अगर तुम इसको रजिस्टर से यहाँ कनेक्ट करोगे तो तुमको वायर की ज़रूरत है ना। इसीलिए ऐसा हम एक रजिस्टर लेंगे जो इन तीनों का काम कर लेगा अकेला, और यहाँ पर इन दोनों का काम करेगा ये अकेला। और फिर हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर प्लग की होगा, और अपना यहाँ पर एम मीटर, ठीक है, लाइक दिस। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली रेजिस्टर्स को 3 रेजिस्टर के जगह पर हमने यहाँ पर एक सिंगल लगाया जो तीनों के बराबर काम करेगा, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस केस में भी हमने एक रेजिस्टर लगाया जो इन दोनों का काम कर रहा है, इन दोनों रेजिस्टर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि कैसे निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट R1 इक्वल्स टू 10 ओम, ठीक है, R2 इक्वल्स टू 40 ओम, इसके बाद R3 इक्वल्स टू 30 ओम, फिर R4 इक्वल्स टू 20 ओम, और R5 इक्वल्स टू 60 ओम, ठीक है। ये हम लेट करेंगे, ठीक है, नाम दे दिया सबको, ठीक है। अब गौर से देखो, ये R1 है, ये R2 है, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये R1 है, ये R2 है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ R2, ये R3, ये R4 और ये R5। तो तुम गौर से देख सकते हो R1 और R2 जो है
पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका इफेक्टिव या फिर सॉरी इफेक्टिव नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। तो सिंस R1 and R2 are connected in parallel, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, 1/RP, देयरफॉर 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, डायरेक्ट फार्मूला, तो वो क्या फार्मूला है, RP इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। ये फार्मूला मैंने आपको दिया था। अगर दो रेजिस्टर हो हैं, है ना, अगर दो रेजिस्टर हैं तो ये फार्मूला है, इजीली हो जाता है। ओके, तो R1 कितना है 10, R2 है 40 बाई 10 प्लस 40, तो ऊपर होगा 400, नीचे होगा 50, कैंसिल करने के बाद 8, तो RP हो जाता है 8, ठीक है, RP हो जाता है 8। इसके बाद मतलब क्या मिला हमें, किसका रेजिस्टेंस मिला हमें, एक ऐसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मिला जो अगर हम इन दोनों के जगह पर हम अगर ऐसे लगा देते हैं तो ये रेजिस्टर इन दोनों का काम करेगा, ठीक है। और इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 8 ओम के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ऑल्सो R3, R4 एंड R5 ये भी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। तो यहाँ पर R3 का वैल्यू है आई गेस 30, हाँ जी 30, प्लस 1/R4 का वैल्यू 20 है और R5 का वैल्यू है 60। तो LCM आ जाता है यहाँ पर 600, यहाँ पर LCM आ जाता है 600, और ये होगा 20, ये होगा 30 और ये होगा 10, तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 600, ठीक है। 0 0 कैंसिल और ये कैंसिल होने के बाद 1/10, तो 1/RP का वैल्यू 1/10 है। तो यहाँ से RP का वैल्यू, अच्छा RP डैश लिख दो, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो RP डैश लिख दो। RP डैश का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम, ओके। अब क्या हुआ कि हमने इस रजिस्टर को हटाकर एक नया रजिस्टर लगाया ऐसे, क्लियर है, और इन तीनों रजिस्टर्स को हटाकर हमने एक सिंगल रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है। अब गौर से देखो, ये रजिस्टर इन दोनों का काम कर रहा है, इन दोनों रजिस्टर्स का काम कर रहा है, और ये रजिस्टर इन तीनों रजिस्टर्स का काम कर रहा है। और अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों रजिस्टर्स आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है ना, आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो हम इन दोनों का अभी फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्यों? बिकॉज मुझे चाहिए क्या कि ये जो दोनों रजिस्टर है मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रजिस्टर चाहिए जो इन दोनों का भी काम करे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा यूजिंग द सीरीज़ कनेक्शन वाला जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला का यूज़ करके, है ना। फिर क्या होगा, फिर ये पूरा सब कुछ सिस्टम हट जाएगा, हट कर एक सिंगल, यहाँ पर इस पूरे सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगेगा जो इन सब का काम करेगा सिंगल हैंडेडली, ठीक है। तो इसीलिए अभी हमें रेजिस्टेंस निकालना है इसका, ठीक है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो अभी किसके बराबर हो गया, RS के बराबर होगा। और RS किसके बराबर होगा, RS बराबर होगा RP प्लस RP डैश के बराबर, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 8 + 10 दैट इज़ 18 ओम, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये होगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, रुकावट, ओके। अब क्या बोला कि क्वेश्चन में
ये तो हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। नाउ टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है, हमारे पास वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट्स। नाउ गिवन वोल्टेज है 12 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है आर एस के बराबर, जो कि है 18 ओम। ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर एस के बराबर है। तो हम अभी ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ओम्स लॉ मीन्स V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से करंट निकाल लो, करंट हो जाएगा V बाई आर। V कितना है भाई 12, और यहाँ पर आर एस लिख दो। ठीक है, आर एस अच्छा होगा। आर एस कितना है भाई 18, मतलब 6/9 मीन्स 2/3। ओके, 2/3 2/3 तो आई गेस 6/9 2/3 होने से 0.67 कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इतना एम्पियर करंट होगा। ठीक है, इतना एम्पियर का करंट होने वाला है, इस सर्किट से दौड़ने वाला है। ओके, हो गया। तो टोटल करंट भी निकल गया इस सर्किट का, इजी। नाउ एक और क्वेश्चन, इसका फिगर मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। आपको क्या करना है, इस सर्किट में जो रेजल्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का, और टोटल करंट भी, और वोल्टेज अक्रॉस द 7 ओम रेजिस्टर। ये रेजिस्टर के इस पॉइंट और इस पॉइंट एंड पॉइंट्स पर कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो निकालना है। बहुत ईजी, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो तुम क्या करो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। तो लेट R1 इक्वल्स टू 7 ओम, R2 इक्वल्स टू 5 ओम, R3 इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है जी। अब गौर से देखो, R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम उनके जगह पर मुझे चाहिए कि भाई मुझे दो रजिस्टर चाहिए नहीं, मुझे एक सिंगल रजिस्टर चाहिए जो मैं यहाँ लगाऊंगा, और ये सिंगल रजिस्टर इन दोनों के बराबर का काम करेगा। ओके, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। फिर गौर से देखो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक ही रजिस्टर चाहिए मेरे सर्किट में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दो रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालूंगा। मतलब कि एक ऐसा रजिस्टर मैं खरीदूंगा जो इन दोनों के बराबर का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि मेरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, ऐसा किया जाता है ना। तो R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1 RP के बराबर होगा। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। फॉर्मूला आपको पता है, शॉर्टकट टेक्निक पता है आपको, लिख दो RP इक्वल्स टू R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, है ना। R2 कितना है 5, R3 है 10, सॉरी इंटू में होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा इंटू में, नीचे वाला होगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 50/15। ठीक है, 50/15। ओके, 50/15। अब 50/15 को मैं फ्रैक्शन में रख सकता हूँ, तो होगा 10/3 ओम। 10/3 ओम। अब इसको 3.33 लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना ओम। ठीक है, इतना ओम है। ठीक है, पॉइंट में लिखूँगा तो अच्छा होगा आई गेस। देखते हैं। अब गौर से देखो, हमने क्या किया, हमने अभी इन दो रजिस्टर को फेंक दिया, फेंक के एक सिंगल रजिस्टर लगाया जो इन दोनों के बराबर काम किया। फिर मैंने देखा कि मेरे सर्किट में फिर भी दो रजिस्टर दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एक ही रजिस्टर से पूरा सर्किट का काम हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। मतलब इनके जगह पर एक ऐसा रजिस्टर लगाऊंगा जो इन दोनों का काम करेगा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जो इन दोनों के बराबर काम करेगा।
ठीक है, उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल में। सीरीज़ में है तो प्लस कर देंगे, है ना। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा आर एस के बराबर। और आर एस किसके बराबर होगा, आर एस बराबर होगा आर पी प्लस आर वन के बराबर। आर पी कितना है 3.33 और आर वन है 7, मतलब 10.33 ओम के बराबर। मतलब अभी क्या होगा, अभी मैंने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ फिनिश। मैंने इनके जगह पर एक सिंगल रजिस्टर लगाया जो इन सब का काम कर रहा है अकेले, ठीक है। वही तो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिल चुका है, हमें वोल्टेज पता है, तो क्या हम करंट नहीं निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं करंट को। तो गिवन में क्या है, गिवन में है, गिवन इज वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस वो है आर एस के बराबर जो कि 10.33 ओम। नाउ यूजिंग V equals to IR, it implies current equals to voltage by resistance 10.33। कैलकुलेशन कर लेना, करने के बाद तुमको मिल जाएगा कुछ अटरंगी सा एक वैल्यू 0.58, ओके 0.58 एम्पियर। तो ये है पूरे सर्किट का टोटल करंट, मतलब ये करंट पूरे सर्किट से दौड़ रहा है। अब हमें बताना है कि इस रेजिस्टर से, या फिर कह सकते हो इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स पर कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर कह सकते हो वोल्टेज कितना है इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस। कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि अभी ये सीरीज़ में है ना, ये सीरीज़ में है, तो करंट यहाँ से एकदम क्या होगा, बिना डिवाइड हुए पास होगा, बिकॉज यहाँ पर रास्ता सिर्फ एक ही है, तो करंट को भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा मुसीबतों का सामना करके। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू 0.58 एम्पियर होगा और यहाँ पर पैरेलल में है, तो ये क्या करेगा, अपना रास्ता चुनेगा कि कौन सा आसान होगा रास्ता। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पाथ है 5 ओम उससे ज़्यादा करंट जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है ना। अच्छा, उसके बाद में तो इस पाथ से यहाँ तक, इस पाथ से करंट का वैल्यू जो होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। और वोल्टेज तो सेम ही है, वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ का है, ये वोल्टेज इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट का है, 6 वोल्ट्स का बैटरी, ठीक है। इसमें इसके बीच में वोल्टेज बहुत बार चेंज हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है, ओके, वोल्टेज चेंज। लेकिन एट द एंड पॉइंट्स वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट्स है। लेकिन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा क्या वो 6 वोल्ट्स होगा, जी नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट्स है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट्स नहीं है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें करंट है 0.58 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 7 ओम का, तो हम ओम्स का व्यवहार करके वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो देखें कैसे, देखो तो फॉर 7 ओम रेजिस्टर, ठीक है, फॉर 7 ओम रेजिस्टर करंट क्या होगा, इसके अंदर से जो रहा होगा सेम, ओके, बिकॉज सीरीज में क्या बोलते हैं, करंट डिवाइड नहीं होता, ओके। Since current remains the same in series, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है इस रेजिस्टर का, 7 ओम। सो नाउ यूजिंग V इक्वल्स टू IR, यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो 0.58 इंटू 7 करने से तुमको मिल जाएगा 4.06 वोल्ट्स,
तो इतना वोल्ट होगा इस वाले रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स पर, इस वाले रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स पर इतने का क्या होगा, वोल्टेजम होगा, वोल्टेजम, ठीक है, वोल्टेज होगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है, इजी है, ठीक है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, नहीं तो मेरे बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसका आपको कंसेप्ट का जो है, इसके पीछे का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो कैसे, इसका फिगर कुछ ऐसा है, ओके मैं दिखा देता हूँ, तुम ड्रा कर लो ऐसा, और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर एक एमीटर, यहाँ पर एक रेजिस्टर, यहाँ पर एक और रेजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टर। लेकिन इस वाले रेजिस्टर के पास यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पर एक और स्विच है, स्विच कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इस स्विच का नाम दिया गया है के, ठीक है। देखो स्विच हमें पता है बहुत तरीके के स्विच होते हैं, एक है प्लग की, ठीक है, ये प्लग की जिसे कहते हैं हम क्लोज्ड, मतलब स्विच ऑन है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, और ये है प्लग की ओपन, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ है, ओके। और इसे हम कहते हैं स्विच। स्विच कुछ ऐसा होता है, अगर ये डंडा इस वाले पॉइंट से, इस सफ़ेद वाले पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, ये वाला डंडा, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ज़ीरो करंट। और अगर ये डंडा कनेक्ट हो जाता है, मतलब ऐसे लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट होता है डंडा, ठीक है, तब सपोज के स्विच है, तब करंट फ्लो कर रहा है, करंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। तो अभी ये ओपन है, स्विच इज़ ओपन, क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो, इन अ डायग्राम शोन इन फिगर द सेल एंड द एमीटर बोथ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये सब छोड़ो, द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, जितने भी रेजिस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं सारे के सारे सेम है, आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। एंड विद द स्विच के ओपन, ये ओपन है मतलब क्या, करंट फ्लो नहीं कर रहा है इस वाले लाइन से, ठीक है, इस वाले वायर से या फिर रेजिस्टर से कह सकते हो, इस वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ये ओपन रहा तो, ये स्विच अगर ओपन है तो, और बोला है कि स्विच ओपन ही है। द एमीटर रीड्स 0.6 एम्पियर, तो एमीटर जो है वो पूरे सर्किट का क्या करता है, करंट मेजर करता है, और उसको करंट कितना मिला, 0.6 एम्पियर। व्हाट विल बी द एमीटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, तो जब स्विच ये ऑन ओपन था, मतलब इस वाले सर्किट से, इस वाले रेजिस्टर से जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब पूरे सर्किट का, मतलब बाकी जो यहाँ से पाथ है, ऐसे करके ये वाले पाथ से यहाँ तक आया, ये 0.6 एम्पियर का है, ठीक है, लेकिन इस वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओके। तो जब हम इस करंट लगा देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, स्विच को क्या कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे, तब यहाँ से भी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तब पूरे सर्किट का करंट कितना होगा वो हमें पूछा गया है, बताओ कितना होगा, है ना। तो ट्राई कर सकते हो खुद से भी, ओके। हम क्या करेंगे, हम सबका रेजिस्टेंस आर मान लेंगे, बिकॉज बोला कि सब सेम है, तो सबको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। अब केस क्या है, पहला केस है कि स्विच ओपन है ना, तो फर्स्ट केस लिख देते हैं। फर्स्ट केस स्विच के इज़ ओपन, और जब स्विच के ओपन होगा तो याद रखना कि इस वाले रेजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, ओके। मतलब कि इन बाकी दो रेजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा होगा, और गौर से देखो ये बाकी के दो रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है।
then current is not flowing through the third resistor ओके। थर्ड रेजिस्टर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको R3 भी लिख सकते हो, R2 भी लिख सकते हो, R1 भी लिख सकते हो फॉर क्लेरिफिकेशन। ओके, वैसे ये लाइन लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी लिख देता हूँ। देन करंट इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू द थर्ड रेजिस्टर बिकॉज स्विच ओपन है। स्विच क्लोज अगर होता है तभी जाके सर्किट क्लोज होगा, और सर्किट क्लोज जब क्लोज होता है तब जाके करंट फ्लो करता है। ठीक है, अभी देखो ये ब्रिज है, सपोज ये ब्रिज है, यहाँ के लोग हैं, तो सपोज ये ब्रिज टूट गया तो क्या यहाँ के लोग यहाँ जा पाएंगे? जी नहीं। क्या यहाँ के लोग यहाँ आ पाएंगे? जी नहीं, है ना। तो ये ब्रिज टूटा हुआ है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब इसको हम लगा देंगे ब्रिज को, तब लोग जा पाएंगे, तब करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली तो आप समझ जाओ, ठीक है। अब पहला केस ये था ना, स्विच के इज़ ओपन। अब हम बाकी दो रेजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लिखो कि इसके बाद द other two resistors are connected in parallel, ठीक है। देयरफॉर उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। तो फॉर्मूला लगा दो वो वाला टेक्निक। RP क्या होगा? R इंटू R बाई 2R मीन्स R प्लस R। तो ये हो जाएगा R² बाई 2R। तो R से R² का कैंसिल, तो R/2। ठीक है, तो RP का वैल्यू आ जाता है R/2। ठीक है, R/2 इतना ओम। ठीक है, इसके बाद रीडिंग क्या होगा एमीटर का, हमें ये पूछा है। ठीक है, तो इस केस में जो रीडिंग होगा वो देख लेते हैं। तो देखो, नाउ रीडिंग ऑफ एमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा? करंट जो फ्लो कर रहा है वो दिखाएगा। तो इट विल बी I इक्वल्स टू, यूजिंग ओम्स लॉ, I क्या होगा? V/RP। ठीक है, RP बिकॉज अभी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है अभी इन दोनों रेजिस्टर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। तीनों के क्यों नहीं? बिकॉज इस वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इन दोनों से करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही होगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, इसीलिए I इक्वल्स टू V/RP। अब नाउ वी नो दैट करंट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, इस केस में करंट कितना होगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.6 एम्पियर। तो इसका हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर 0.6 एम्पियर। ओके, 0.6 एम्पियर इक्वल्स टू, वोल्टेज नहीं पता, रहने दो, बाय, यहाँ पर तुम वोल्टेज को V लिख दो। ठीक है, यहाँ पर ओके, वोल्टेज को यहाँ पर V लिख दो। अब गौर से देखो, RP का वैल्यू हमने कितना निकाला? यहाँ पर R/2 निकाला, तो बिठा दो भाई R/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2V/R। ठीक है, 2V/R। ठीक है, तो करंट इक्वल्स 2V/R। जब ये स्विच ओपन रहेगा तब करंट का जो वैल्यू है वो 2V/R के बराबर है, याद रखना। ठीक है, अब बोला है कि जब स्विच को क्लोज करेंगे तब क्या होगा। अब स्विच को क्लोज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में when the switch K is closed, then current flows through all the resistors, connected in parallel, resistors connected in parallel। तो जब स्विच के को बंद किया गया तो तीनों के तीनों रेजिस्टर से ही क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। बिकॉज देखो, अभी ब्रिज
फिर से बना दिया लोगों ने, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ब्रिज लगा दिया। तो यहाँ से भी लोग क्या कर रहे हैं, वह भी यहाँ से भी लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरा जो है सभी से करंट फ्लो कर पा रहा है। पहले करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर पा रहा था बिकॉज सर्किट ब्रोकन था, सर्किट ओपन था, है ना, टूटा हुआ सर्किट था, जा नहीं पा रहा था। अभी जा पा रहा है, तो तीनों रेजिस्टर से ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो जब ये ओपन था, जब ये की ओपन था, तब इस रेजिस्टर से करंट फ्लो किया, इस रेजिस्टर से करंट फ्लो किया। करने के बाद इन दोनों रेजिस्टर्स ने करंट को रोका, रोकने के बाद करंट का वैल्यू इतना दिखाया। अभी एक और साथी उनको मिल गया रोकने के लिए करंट को, है ना, अभी एक और साथी उनको मिल गया करंट को रोकने के लिए। तो ये भी क्या करेगा, रोकेगा, है ना, करंट को, ये भी करंट को रोकेगा। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, देखेंगे कितना होगा। ओके, वेल ज़्यादा तो होगा नहीं, तुम कॉमन सेंस से देख सकते हो। पहले दो लोग रोक रहे थे करंट को, पहले दो लोग करंट को रोक रहे थे, ठीक है। अब ये तीसरा भी रोकने लगा करंट को। अब देखते हैं क्या होता है करंट के साथ, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, देख सकते हैं, देखेंगे, ठीक है। अभी गारंटी से कुछ बोल नहीं सकता, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, देखते हैं ना। तो देखो अब इन पूरे तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो देखो 1/R 3 बार है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/R इंटू 3 लिख सकते हैं कि वो सेम वैल्यू 3 टाइम्स प्लस हुआ है, तो इट विल बी 3/R, ठीक है। ये 1/RP का वैल्यू है, तो यहाँ से RP का वैल्यू हो जाएगा R/3, इतना ओम। ओके, अच्छा RP डैश लिख दो, अच्छा होगा, क्योंकि जो अलग अलग हैं, है ना, RP डैश लिख दो। अब गौर से देखो, अब गौर से देखो कि जब 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 दो रेजिस्टर्स कनेक्ट थे तब रेजिस्टेंस आया R/2, अभी 3 कनेक्ट हुए तो R/3 आया, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू घट सकता है, बढ़ भी सकता, घटेगा आई गेस, बढ़ेगा, आई वी हैव टू चेक। ओके, तो गौर से देखिए, तो अभी लिखो रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग कितना होगा, तो एमीटर का रीडिंग क्या होगा, करंट के बराबर ही तो होगा ना। तो ये होगा I, जो कि होगा V, वोल्टेज तो सेम ही है, बाय RP डैश, RP डैश, ठीक है। देख लेते हैं कितना होता है। V तो भाई सेम ही अपना, वो तुमने बैटरी चेंज किया क्या, नहीं किया, तुमने बैटरी जो था वही लगाया के रखा है। ओके, बैटरी सेम है, तुमने बैटरी खोलकर चेंज नहीं किया, तो V तो V रहेगा। RP डैश, रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है सर्किट का, बिकॉज अभी तीसरा रोकने वाला भी आ चुका है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर R/3, तो 3 चला जाएगा ऊपरम, तो 3V/R, 3V/R, ठीक है। अब गौर से देखिए और इस वाली इक्वेशन में फिर से लौट के आइए। इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में 0.6 इक्वल्स टू 2V/R है, तो 2 के साथ इसको कैंसिल करो तो 0.3, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी गेट 0.3 इक्वल्स टू V/R। इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। 1 मानने के बाद यहाँ देखो V/R का जो वैल्यू है वो 0.3 के बराबर है। ओके, तो इस 3V/R को हम क्या लिख सकते हैं, तुम कहोगे भाई 3V/R को हम लिख सकते हैं 3 इंटू V/R, एक ही बात है, और V/R का वैल्यू कितना है 0.3, तो बिठा दो यार, 3 इंटू 0.3 मतलब कि होता है 0.9 ओम, यूजिंग 1 लिख देना, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इतना ओम, सॉरी ओम नहीं, एम्पियर, ठीक है। तो इट विल बी द आंसर, ठीक है। तो पहले सर्किट से 0.3 का करंट फ्लो कर रहा था, अभी 0.9 का एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और याद रखना सीरीज़ में हमें पता है क्या होता है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम ऑफर होता है, इसलिए करंट का वैल्यू बढ़ गया है। मैंने आपको बोला था ना, बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, अभी देख सकते हो पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों,
तो इसी कारण से हमें पता है कि पैरेलल में कनेक्ट होने से लीस्ट रेजिस्टेंस हमें मिलता है, लीस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है। तो रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए करंट का वैल्यू यहाँ पर 0.9 एम्पियर आया। ओके, अगर सीरीज़ में होता ये कनेक्शन तब ये वैल्यू और भी घट जाता। पहले जितना 0.3 था, इस 0.6 था, इससे और भी घट के 0.1 और भी कम हो सकता था सीरीज़ में अगर कनेक्टेड करते हम, है ना। तो इसीलिए ये वाला बात याद रखना कि पैरेलल में कनेक्शन करोगे तो करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस कम होता है पैरेलल कनेक्शन में। ओके, तो ये खासियत है पैरेलल कनेक्शन का, क्योंकि यू कैन से कि वन काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है पैरेलल कनेक्शन का, वो ये है, इसका एक एडवांटेज है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपको मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देखो कैसा फिगर है। फिगर कुछ ऐसा है कि पहला रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है और बाकी के दो पैरेलल में। ओके, ये हो गया पैरेलल में कनेक्शन और फिर ये तो आगे बढ़ गया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट हम करेंगे बाद में। ओके, ऐसे कर देते हैं, अभी से, बाद में भूल जाऊंगा, अभी से ही कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कनेक्शन तो हो चुका है और वोल्टेज जो होगा उसको हम V मान लेता है। ओके, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कि वोल्टेज कितना है, तो इसको V मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको माना गया है पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट C, और ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 15 ओम का है और ये 5 ओम का है। और इस सर्किट से 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। ठीक है, पूरे सर्किट से। ठीक है, मतलब पूरे सर्किट से मतलब तो यहाँ पर तो जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर से 1 एम्पियर दौड़ेगा। ओके, तो यहाँ से फिर से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ओके, समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को पढ़ो। 3 resistors are connected as shown in figure. Through the resistor 50 ohm, a current of 1 ampere is flowing. ठीक है, अभी 50 ओम, सॉरी 50 ओम नहीं है, ये 5 ओम है। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया, टाइपिंग में गलती है, सॉरी। ओके, तो 5 ओम के रेजिस्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो व्हाट इज़ द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर, बाकी 2 रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। एंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ए बी मतलब क्या, इस 2 एंड पॉइंट्स पर, और ए सी मतलब इन 2 एंड पॉइंट्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। एंड व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये तो ईजी है। तो देखो, पहले के जो, इसको रुको, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 मान लेता हूँ, इसको मैं R3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब आसान होगा। तो लेट R1 इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इक्वल्स टू 10 ओम, R3 इक्वल्स टू 15 ओम। अब गौर से देखिए कि R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो सिंस R2 and R3 are connected in parallel, therefore 1 by RP का वैल्यू 1 by R2 प्लस 1 by R3 के बराबर है। तो अभी टेक्निक यूज़ करेंगे, शॉर्टकट टेक्निक, RP इक्वल्स टू R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम से।
इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा आर पी 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15 150 बाई 25 150 बाई 25 जो कि आता है 6 एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों रेजिस्टर को हटाकर एक सिंगल यहाँ पर रेजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, मतलब ये दोनों के बराबर का काम कर रहा है। ओके, अब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज़ में है, तो इन दोनों का भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर एस के बराबर होगा, जो कि होगा R1 प्लस RP के बराबर, मतलब 5 प्लस 6 11 ओम के बराबर। ठीक है, 11 ओम के बराबर होगा इसका वैल्यू। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ 11 ओम। तो ये एक आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, लास्ट वाला आंसर हमारा आ चुका है, रोमन 3 वाला, कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस, वो हमारा आंसर आ चुका है। नाउ व्हाट इज़ द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर्स। अब देखो, करंट निकालने के लिए हमें पहले वोल्टेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। वोल्टेज के बारे में जानकारी हमारा होना चाहिए कि कितना वोल्टेज है पूरे बैटरी का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अभी निकालने वाले हैं वोल्टेज एक्रॉस BC। हम BC के एक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि BC के एक्रॉस मतलब क्या, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस रेजिस्टर का भी होगा, वही वोल्टेज इस रेजिस्टर का भी होगा। और हमने तो देखा ही था, हमने इन दोनों रेजिस्टर को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया था, है ना। तो इन दोनों के बीच इस रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वही तो होगा BC। तो अब देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन मज़ेदार है। देखो, नाउ वोल्टेज थ्रू BC, ठीक है, वो कितना होगा, तो ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है, पूरे सर्किट से तो सेम ही करंट फ्लो कर रहा है ना। और हमने क्या किया, हमने इन दो रेजिस्टर को हटाकर एक रेजिस्टर यहाँ पर लगाया जो सीरीज़ में कनेक्टेड है, और हमें पता है कि सीरीज़ कनेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर करंट होगा 1 और रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये दोनों को इग्नोर करो, हमारा ये जो नया वाला रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना निकला, 6 ओम। ठीक है, तो इसके अक्रॉस ही तो हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस किसका होगा, इसका ही होगा, तो यहाँ पर 6 ओम होगा। ठीक है, 6 ओम मीन्स 6 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट्स। ओके जी, नाउ अब वोल्टेज मिल चुका है तो हम करंट निकाल सकते हैं, कितना करंट इस वाले रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है और कितना इस वाले रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है। कैसे, देखो, देखिए करंट नाउ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा, तो फिर से ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं, तो ओम्स लॉ का यूज़ करके करंट कितना होगा, V/R के बराबर होगा। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमें पता है कि इस वाले पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस वाले रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स के बराबर होगा, है ना। एंड पॉइंट्स के बीच में होगा वही वोल्टेज हमने निकाला था, 6 वोल्ट्स हैं। तो इस वाले रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा
इसके एंड पॉइंट्स पर जो वोल्टेज होगा वो 6 वोल्ट्स के बराबर ही होगा, बिकॉज हमने तो उसी पॉइंट का ही वोल्टेज निकाला है। तो वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा 6 बाई, अभी रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस कितना है इस रेजिस्टर का 10 ओहम है, तो 6/10, सो 3/5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस वाले रेजिस्टर से। सिमिलरली अभी 15 ओम रेजिस्टर से कितना फ्लो करेगा, है ना, सो करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टर कितना होगा, वोल्टेज सेम है क्या दोनों का, अरे जी हाँ वोल्टेज सेम है रे, तुम देखो ना, हमने इस वाले एक रेजिस्टर का जो वोल्टेज निकाला है एंड पॉइंट्स का वो 6 वोल्ट्स है, और वही वोल्टेज ही तो ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर ले रहा है, बिकॉज सेम पॉइंट से तो कनेक्टेड है ना ये, है ना, तो ये जितना वोल्टेज लेगा उतना वोल्टेज यही लेगा, बिकॉज हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, ठीक है, इसी कारण से इसका भी वोल्टेज होगा 6 वोल्ट्स, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज होगा, बिकॉज इस वाले रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है, तो करंट इक्वल्स टू V/R, तो वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R चेंज हो जाएगा, तो 6/15 हो जाता है 2/5, इतना एम्पियर, ठीक है, 2/5 एम्पियर। तो हमें ये पता चल गया कि इस वाले रेजिस्टर से 3/5 एम्पियर दौड़ रहा है करंट, और इस वाले रेजिस्टर से 2/5, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि वोल्टेज कितना है AB के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, हम निकाल सकते हैं कैसे, कि बिकॉज देखो हमें पता है कि इस वाले पॉइंट्स के अक्रॉस करंट है 1 एम्पियर, ठीक है, और इस वाले रेजिस्टर का मतलब इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो मतलब इस रेजिस्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है अपना 1 एम्पियर, क्वेश्चन में गिवन है, और इस वाले रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है रुकावट है वो 5 एम्पियर है, तो ओम्स लॉ का यूज़ करके हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, कोई डाउट, सॉरी वोल्टेज निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो देखो नाउ वोल्टेज अक्रॉस AB कितना होगा, हमें पता है वोल्टेज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या, ओ IR, करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो हो जाता है 5 वोल्ट्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स पर कितने का वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, ठीक है। अब क्या बोला कि AC का निकालो, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट के एंड पॉइंट्स के बीच में कितना होना चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है, देखो वोल्टेज अक्रॉस AC क्या होगा, बताओ, हमें AB के अक्रॉस वोल्टेज पता है, अभी निकाला हमने कितना 5 वोल्ट्स, और BC के अक्रॉस भी हमें पता है वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट्स, तो AC का कितना होगा, AC क्या होता है, AC हमको क्या लिख सकते हैं, AC को हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं, मतलब 5 वोल्ट्स प्लस 6 वोल्ट्स मिलाकर ही तो AC का वोल्टेज होगा, मतलब AC के अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो सिंपल लिख दो AB प्लस BC के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही होगा, AB के अक्रॉस था 5 वोल्ट्स और BC के अक्रॉस 6 वोल्ट्स, मतलब 11 वोल्ट्स होगा AC के अक्रॉस, सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, आई होप, अगर नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन है हमेशा, पता नहीं तुम लोग पूछते क्यों नहीं हो, है ना, और पूछ नहीं रहे हो मतलब क्या, तुम्हारा कोई डाउट है नहीं, तो दैट्स ग्रेट, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, समझ लेना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली हम अभी अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। हमें पता है, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है कि जब भी किसी तार के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो तार थोड़ा गर्म हो जाता है ना, लेकिन उतना गर्म नहीं होता, थोड़ा सा लिटिल बिट, ये सेंस आप नहीं कर सकते, ठीक है, होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। ऐसा क्यों होता है, पहले ये जानते हैं कि होता क्यों है। बिकॉज हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर से, तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, और आपको मैंने बोला था शायद, और हाँ मैंने बोला था, आई एम डैम श्योर कि इलेक्ट्रॉन्स
उड़ते नहीं है, फ्लो नहीं करते, तैरते नहीं है, वो घिसक घिसक के चलते हैं। ये खिसक खिसक के चलता है, यहाँ पे घिस के चलता है, स्लाइड करके करके चलता है। तो ज़रा सोचो, तुम अपना पैर रगड़ रगड़ कर रास्ते से चलते जा रहे हो, तो तुम्हारे जो जूते का जो नीचे का जो रबर वाला सरफेस है, क्या वो गर्म नहीं होगा? क्या ज़रूर होगा। क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन के वजह से। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी जब फ्लो करते हैं तो वो खिसक खिसक के चलते हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और उसी फ्रिक्शन के वजह से कंडक्टर गर्म होता है, कंडक्टर गर्म होता है। ठीक है। और इसके एक और रीज़न भी हो सकते, बोल सकते हो रेजिस्टेंस, रुकावट। फ्रिक्शन नहीं बोलूँगा यहाँ पर, मैं रेजिस्टेंस बोलूँगा। रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स ईजिली ऐसे उड़ के नहीं जा पा रहे हैं, मतलब उड़ के तो भाई छोड़ ही दिया मैंने, फ्लो नहीं कर पा रहे हैं ईजिली। ठीक है, ऐसे तैर नहीं रहे, तो रुकावट है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो वो धक्का मुक्की लगा कर, मेहनत करके घिसक घिसक कर आगे बढ़ रहे हैं। तो घिसकने से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। हमें पता है जब भी फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होता है, फ्रिक्शन जब भी होता है। ठीक है, इसी कारण से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें देखने को मिलता है। तो देखो इसको हम पढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। When an electric current is passed through resistance wire। अब रेजिस्टेंस वायर क्या है? मतलब ऐसे तार जिसके अंदर रेजिस्टेंस कूट कूट के भरे हैं, मतलब भरा गया है रेजिस्टेंस को। सपोज इतना एक तार है, ठीक है, जिसका है सपोज नेचर इंसुलेटर वाला नेचर है। इंसुलेटर मतलब क्या? इंसुलेटर मतलब करंट को इजीली पास होने नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने नहीं देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को चलने नहीं देगा आराम से। मतलब ये क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है किसके रास्ते में? इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, जाने के रास्ते में। ठीक है, तो ज़रा सोचो, रुकावट बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा खिसक खिसक के चलेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव। ओके, अब पीछे से धक्का देने वाला भी है वोल्टेज, कि भाई धक्का दे, तू जा भाई, तू जा, खिसक के चल, मुझे देख के फ़ायदा नहीं, तेरे को जाना है, नहीं तो तेरे पिछवाड़े में डरने पड़ेंगे, है ना। तो पीछे से भी प्रेशर है इसके ऊपर और सामने से भी प्रेशर है, तो वह फिर भी क्या करता है? मैनेज करता है, खिसक खिसक के आगे बढ़ता है और ऐसे करंट फ्लो करता है एक सर्किट में, है ना, एक कंडक्टर के अंदर से। तो जब ये रुकावट ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होने के कारण हीट ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस वायर, जिसमें ज़्यादा हीट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो देखो ये बहुत गर्म हो जाता है, बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। अभी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा और हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब इसके भी कुछ फॉर्मूले ज़रूर हैं, तो देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं। देखो, हम क्या करते हैं, कुछ कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर ए करंट आई। मान लेते हैं करंट है आई, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है एक सर्किट से। ठीक है, सर्किट नहीं, एक रेजिस्टर से मान लेते हैं। ठीक है, इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। मान लेते हैं एक रेजिस्टर है जिसके अंदर जो रुकावट है उसका वैल्यू है आर, कैपिटल आर, और करंट जो फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू है सपोज आई, कैपिटल आई। ठीक है, क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को वी मान लेते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज को वी मान लेते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, रेजिस्टर के दो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका हमने कैपिटल वी मान लिया। सपोज ये अपना रेजिस्टर है, तो इसके एंड पॉइंट्स मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका हमने वी मान लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द वर्क डन, अब लिखना पड़ेगा आपको, द वर्क डन in moving
moving the charge q, capital Q, through a potential difference V is। हमने पढ़ा था चैप्टर के पहले कि मैंने आपको बोला था कि एक बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, और उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, बिकॉज चार्ज बहुत बड़ा है तो उसका दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। हम इस दायरे के अंदर इन्फिनिटी से, बहुत दूर से एक चार्ज को यहाँ तक लेकर आए, ठीक है, इसके दायरे के अंदर घुसा दिया इसको हमने, ठीक है। इसको बड़ा दायरा करते हैं, जब बड़ा चार्ज लेते हैं एकदम बढ़िया हट्टा कट्टा, है ना। तो छोटा सा एक चार्ज हमने लिया, ठीक है। अब देखो गुंडा है, ये है गुंडा लुटेरा टेररिस्ट। अब ये जो बड़ा चार्ज है इसके मोहल्ले में, अच्छा मोहल्ले दायरे में, इसके एरिया में ये गुंडा लुटेरा आ चुका है। तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है, कुछ फोर्स से इसको रिपेल करेगा, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही आपने क्या किया कि हमने जैसे तैसे वर्क डन किया, हमने इसको फोर्स लगाकर इस तरफ इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक। सपोज यहाँ से यहाँ तक हमने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस किया तो हमने वर्क डन किया, है ना। अच्छा, मतलब कि हमने इसी चार्ज को जैसे तैसे फोर्स लगाकर यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेकर आए, ठीक है, यूजिंग द फोर्स, ठीक है। मतलब हमने वर्क डन किया है। वर्क डन किसे कहते थे कि फोर्स लगाकर जब किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर देते हैं तब हम कहते हैं कि हमने वर्क किया है, वर्क डन किया है, ठीक है। वर्क इज़ डन बाय अस। तो हमने यहाँ पर वर्क डन किया है बिकॉज हमने इस चार्ज को, छोटे से चार्ज को फोर्स लगाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आए हम, है ना। इसके बाद पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है इस बड़े से चार्ज का, इस छोटे से चार्ज के ऊपर, वो थोड़ा कम है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ये जो गुंडा लुटेरा है इसके दायरे से थोड़ा, मतलब इसके मतलब यू कैन से कि दायरे से थोड़ा दूर है, ठीक है, लेकिन ये बहुत पास है इसके। तो थोड़ा सोचो कि तुम्हारे सामने एक गुंडा आ जाता है, ठीक है, उसके हाथ में पिस्टल होता है, ठीक है। तो तुम्हारे सामने एक दोस्त है और तुम उसके पीछे हो, तो तुम कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो कि वो जो गुंडा लुटेरा है सबसे पहले गोली किसको मारेगा? ऑब्वियसली तुम्हारे दोस्त को मारेगा, बिकॉज वो उसके सामने है, पास है। जस्ट लाइक डैट, क्योंकि ये वाला चार्ज तुमने इसको ये जो चार्ज है इसको तुमने इस बड़े से चार्ज के बहुत पास लेकर गए, तो इस बड़े से चार्ज का जो पोटेंशियल होगा, सक्षम है, कैपेबिलिटी है, वो क्या है कि ये इसको ज़्यादा जल्दी मारने की कोशिश करेगा। मतलब ये वाला बंदा है ना, ये तुम्हारे दोस्त को ज़्यादा जल्दी मारेगा बिकॉज वो पास है। वैसे ही ये बड़ा सा चार्ज इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ये ज़्यादा सक्षम है इसको धक्का मारने के लिए। भाई साहब भग जा तू मेरे दायरे से, गुंडा कहीं का, है ना। तो इसको, ये बड़े से चार्ज को इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोर्स लगाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से रिपेल कर पाएगा। इसका पोटेंशियल इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा है, सक्षम है, इसको ज़्यादा सक्षम किस लिए है? सक्षम इसलिए है कि ये इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर सकता है छोटे वाले चार्ज को, ये बड़ा वाला चार्ज। लेकिन वो सक्षम कैपेबिलिटी इस वाले सेम चार्ज पर नहीं है जब वो पॉइंट ए पर था। मतलब ये चार्ज जब पॉइंट ए पर था तब ये बड़ा चार्ज इसको उतने अच्छे से, उतने अमाउंट से इसको रिपेल नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये थोड़ा दूर है ना, थोड़ा दूर है, तो पोटेंशियल इसमें थोड़ा कम है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है ये कुछ VA है और यहाँ पर पोटेंशियल VB है। तो VB जो है यहाँ पर VA से ज़्यादा है, और पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है कि तुमने कितना वर्क किया है उस छोटे से चार्ज को वहाँ से यहाँ लाने में।
मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में तुमने जितना वर्क डन किया है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसे ही ठीक है, किसी एक चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी माइनस वी ए। इस पोटेंशियल डिफरेंस के रहते हुए, ठीक है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस के रहते हुए जब तुम किसी चार्ज को लाते हो, उसको मूव करवाते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? उस वर्क डन को ज़रा याद करो, हमने पढ़ा था। तो वर्क डन इक्वल्स टू, बताओ। तो अच्छा, ये बताता हूँ। हमें पता है कि वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज देके लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू, वोल्टेज के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। ये हम लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। इसको तुम मार्क करके रख सकते हो, ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। अब गौर से देखो और समझो, ठीक है। हमने चैप्टर के पहले चार्ज को लेकर एक फार्मूला पढ़ा था हमने। क्या फार्मूला? कि करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ से चार्ज का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं यहाँ से चार्ज का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आई टी। वही आई टी को हम इस वाले क्यू के जगह पर बिठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो रोमन 1 इम्प्लाइज W इक्वल्स टू V इंटू आई टी। कैसे आया? बिकॉज हमें पता है कि करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। यहाँ से चार्ज का वैल्यू हमने आई टी निकाल लिया और वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और ये भी है हमारा एक और नया फार्मूला, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है वी आई टी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट वी आई टी वर्क डन। सेकेंड फार्मूला, ठीक है, सेकेंड फार्मूला हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता था? ओम्स लॉ कहता था कि वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर। तो इस वाले वोल्टेज की जगह पर, या फिर कह सकते हो इस वाले वोल्टेज की जगह पर तुम आई आर बिठा दो, तो वर्क डन इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी, ठीक है। ये कहाँ से आया? लिख सकते हो यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता था कि V इक्वल्स टू आई आर, तो वही V का वैल्यू आई आर जो है हमने इस वाले V की जगह पर बिठा दिया, ठीक है। अब गौर से देखो, वर्क डन इक्वल्स टू आई इंटू आई, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, और आर इंटू टी आर टी, ठीक है। ये हमारा एक और फार्मूला, ठीक है। मैंने बोला था इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो सबको आपको याद रखना है, ठीक है। एक और फार्मूला, थर्ड फार्मूला हम फिर से ओम्स लॉ का यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि ओम्स लॉ से करंट निकाल सकते हैं। करंट कितना होगा? V बाई आर, यूजिंग ओम्स लॉ। तो इस वाले आई के जगह पर जो वैल्यू है हम V बाई आर लिख सकते हैं उसको, है ना। तो W इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह पर लिख सकते हैं V बाई आर इंटू टी। कहाँ से आया? लिख देना भाई ओम्स लॉ का यूज़ करके, V इक्वल्स टू आई आर यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लिया V बाई आर, और वही वैल्यू पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, वही वाला वैल्यू पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में। तो अभी इसका ओवरऑल क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू वी, मतलब V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ठीक है। ये एक और नया फार्मूला है वर्क डन का, ठीक है। अब देखो एक और बात, अब देखो जब तुम्हारा जो सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर एक रेजिस्टेंस होता है, contains only resistance, then this work done is
converted, this work done is converted into हीट एनर्जी। क्या बोला मैंने ये बोला कि सपोज तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज है और ख़त्म तुम्हारा ये वाला ये है सर्किट। तो बोला कि सर्किट में अगर सिर्फ रेजिस्टेंस ही है और बाकी एमीटर वोल्ट मीटर फालतू चीज़ें अगर नहीं हैं, प्लग की नहीं, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर, इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं वो छोड़ो, सपोज बल्ब, ठीक है, तो बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में यह है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट के अनुसार कि अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है और बाकी कुछ नहीं होता, तब जो वर्क डन किया है या फिर किया गया है, ठीक है, वो वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर से कि जितने भी वर्क डन हुए हैं ये सारे के सारे हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज सब में क्या क्या है, सब में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हीट में कन्वर्ट होगा, ये भी हीट में कन्वर्ट होगा और ये भी हीट में कन्वर्ट होगा, ये वर्क डन। ठीक है, तो फिर से हमें नए फार्मूले मिल जाते हैं कि H इक्वल्स टू VIT। ठीक है, ये एक फार्मूला हीट का, ये हीट का फार्मूला है। सेकंड फार्मूला H इक्वल्स टू अभी पढ़ाया I² RT, ये एक और फार्मूला। ठीक है, नाउ थर्ड फार्मूला हीट इक्वल्स टू V²/R × T। ठीक है, दिस इज अनदर फार्मूला। ठीक है, बस हुआ क्या कि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ही सिर्फ मौजूद है, बाकी कोई भी फालतू की चीज़ें ना हो, तो वो जो जितना भी वर्क डन हुआ है, क्या करने के लिए वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है उस चार्ज को मूव करने के लिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस के रहने के बावजूद उसको क्या करने के लिए, मूव करवाने के लिए जो वर्क डन हमने किया है। ठीक है, तो उस वर्क डन करने के बाद जो वर्क डन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। ठीक है, जो वर्क डन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में, और यहाँ से हमें हीट के कुछ फार्मूले मिले हैं। और ये वाला जो स्पेसिफिक है H इक्वल्स टू I² RT, इसे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं जिसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल भाई साहब जो हैं उनसे हमारा ताल्लुका क्लास 9 से है ना। जूल वर्क का यूनिट जूल है, हीट का यूनिट जूल है, फिर एनर्जी का यूनिट भी जूल है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं जूल के बारे में। तो जूल भाई साहब ने ये बोला कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा ले लेना। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा ले लेना। हीट मतलब H जिसको हम डिनोट करते हैं, किसी भी रेजिस्टर के अंदर जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा उसका जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। दैट इज, हमने यहाँ पर देखा क्या, हीट इक्वल्स टू I²। हमने देखा कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लास 9 का फॉर्मूला है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स से धक्का देना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सिमिलरली जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एक्सेलरेट करवाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है कि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। अभी देखो ये कंडीशन है यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस होगा वो एक पार्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, तब जाके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। तो लिख सकते हो कि H मीन्स हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²।
मतलब ये हुआ कि अगर सर्किट में जो करंट है वो बढ़ता है तो हीट भी ज़्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यही कहता है जूल्स लॉ, पहला पॉइंट जूल्स लॉ का, जूल्स लॉ। ओके, कि अगर सर्किट में तुमने ज़्यादा करंट को दौड़वाया भगाया तो उस रेजिस्टर से भी, मतलब रेजिस्टर से भी ज़्यादा हीट निकलेगा, मतलब प्रोड्यूस होगा रेजिस्टर में। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो हीट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर में, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। अब ये रेजिस्टेंस के साथ भी प्रोपोर्शनल में है और ये कुछ गिवन करंट के लिए है, मतलब कि करंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, तब जाके रेजिस्टेंस के साथ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट रेजिस्टर का, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस। अगर रुकावट ज़्यादा होगा तो तुम कॉमन सेंस से सोच ही सकते हो, रुकावट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करके खिसक खिसक के आना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है ना। और रेजिस्टेंस कम हुआ तो हीट भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। तो रोमन 1 रोमन 2 हो चुका है। अब रोमन 3, जूल्स लॉ के 3 पार्ट्स हैं। ओके, या इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। ओके, अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो जितने टाइम के लिए करंट उस रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है उस टाइम के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हीट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऐसा कैसे? देखो, तुमने सपोज एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, सपोज चार्जर के अडाप्टर को। ठीक है, चार्जर का अडाप्टर कुछ ऐसा दिखता है ना, ये हो गया इसका अडाप्टर। तो इस अडाप्टर को, इसका तार हो गया, ये जो अडाप्टर है इसको तुम अगर 24 घंटे चला के रखोगे तो ये बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो टाइम बढ़ने से हीट भी बढ़ता है, बिकॉज रुकावट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो रुकावट क्या होगा, रुकावट भी उतना ही होगा जितना करंट फ्लो कर रहा है ना। टाइम ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा हुआ तो हीट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज रुकावट के साथ हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। तो टाइम जितना ज़्यादा होगा, जितना टाइम के लिए तुम करंट को फ्लो करवाओगे उसके साथ तब तक के लिए रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि करंट के साथ भी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो टाइम के साथ भी इन तीनों का लिंक है, मतलब हीट के साथ लिंक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, ठीक है, सबको कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें, जूल्स लॉ का फॉर्मूला मिलेगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और देखना कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद भी हमने यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट यूज़ नहीं किया है, जो हम करते हैं यूजुअली। ठीक है ना, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, तो थोड़ा ये पेक्यूलियर है। ठीक है, दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ पेक्यूलियर। ओके, यहाँ पर कुछ पेक्यूलियर है। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फिर इक्वल्स टू साइन में देने के बाद रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जूल्स लॉ हमें थोड़ा सा राहत देता है। अच्छा, तो जूल्स लॉ हो चुका है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, फार्मूला याद रखो बस। मैथमेटिक्स करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करने पड़ेंगे, फार्मूला रट्टा मारना पड़ेगा भाई। अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
अब देखो हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाइट होता है, हाई, वेरी वेरी हाई, मतलब 3800 समथिंग, 3830 डिग्री सेल्सियस आएगा, इतना है। तो ये बहुत मतलब गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये रेड हॉट हो जाता है, रेड हॉट, येलो हॉट, जो भी कह सकते हो। तो होने से क्या होगा कि ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। मतलब ये इतना गर्म हो जाता है कि ये ग्लो करने लगता है, और जो रोशनी बनती है, लाइट एनर्जी बनता है, वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए, पूरे हमारे सराउंडिंग को क्या करने के लिए, लाइटफुल बनाने के लिए, ठीक है। लाइटफुल मतलब यू कैन से कि रोशनीदार बनाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ होता है फिलामेंट को। अभी एलईडी बल्ब्स भी हैं, वहाँ पर तो फिलामेंट यूज़ नहीं होता, वहाँ पर एलईडी के कुछ बल्ब्स यूज़ होते हैं, छोटे छोटे। इसके बाद रूम हीटर, हाँ भाई, रूम हीटर आपने देखा होगा, एक बड़ा सा कॉइल लगा होता है रूम हीटर के अंदर, जो इतना गर्म होकर रेड हॉट हो जाता है, ठीक है ना, रेड हॉट हो जाता है। तो मतलब ये जो कॉइल यूज़ होता है, इसमें भी यू कैन से कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इस वाले कॉइल का भी, जो जिससे भी बना होता है ये, जिससे कि ये इतना गर्म हो जाता है कि ये ग्लो करने लगता है और हीट भी एमिट करता है, हीट भी एमिट करता है। तुमने देखा होगा वैसे बल्ब्स, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन, कैसे मोटे मोटे बल्ब्स होते हैं, ठीक है। एक येलो कलर का फ्लेम निकलता है इस वाले बल्ब से, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आई होप तुमने देखा होगा। अभी ये नहीं बिकते, ग्लास का होता है ये, ठीक है। हाथ से गिरने के टूट जाते हैं, इसलिए उस रिक्स से इसको ज़्यादा बनाने नहीं गया अभी। अब मेरे घर में है अभी भी बहुत सारे, मतलब इसको मतलब ये बहुत गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। एलईडी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट निकलता है इस फिलामेंट से, टंगस्टन के फिलामेंट से हीट निकलता है, ओके। तो हीट निकलने से क्या होगा, सर्दियों के मौसम में वाह भाई वाह, मज़ा आ जाता है ना। रूम हीटर चलाकर बिस्तर में लेट कर एकदम टीवी देखो मज़े से। अब इलेक्ट्रिक आयरन्स में भी यूज़ होता है, इस्त्री, है ना, हम कपड़े को इस्त्री देते हैं, ऐसे करके कुछ आयरन होता है। तो इसके नीचे का जो प्लेट होता है आयरन का होता है वो, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद हीट एनर्जी निकालता है वो, ठीक है। वो रेड हॉट नहीं होता है, वो सिर्फ गर्म होता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी से हमारा जो कपड़े होते हैं वो एकदम कड़क हो जाते हैं ना। इसके बाद इमर्शन हीटर्स, ठीक है। इमर्शन हीटर भी एक तरीके का हीटर ही है, रूम हीटर नहीं है, वो दूसरी तरीके का हीटर है जो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, उसके अंदर जो कॉयल यूज़ होता है वो भी गर्म हो गया, रेड हॉट हो जाता है, या फिर कभी कभी होता भी है नहीं, ठीक है। अभी हो सकता है कि रेड हॉट नहीं होता, लेकिन हीट निकल रहा है ना। तो ऐसे हमारा एक यूज़ है यहाँ पर। इसके बाद इन ऑल ऑफ दिस ए वायर ऑफ सुइटेबल रेजिस्टेंस कॉमनली कॉल्ड द हीटिंग एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड द करंट पासिंग थ्रू द एलिमेंट प्रोड्यूसेस हीट इन इट। अभी देखो क्या होता है कि जो इन सब जो वायर्स होते हैं, ये जो वायर होता है जिनमें, जिससे कि ये जो फिलामेंट कुछ भी होता है, तो जो वायर यूज़ होता है उसका एक सूटेबल रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज रुकावट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अभी हमने सीखा यहाँ पर, देखा हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हीट, है ना। तो इसी कारण से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो यूजुअली ज़्यादा बनाया जाता है, रेजिस्टेंस वाले, जिससे कि रुकावट ज़्यादा होगा और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। और जो वायर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट, इट्स कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट, ओके। तो जब वहाँ से करंट पास होगा, करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उस वायर का, जिससे कि हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, ए करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम हीट वेदर वी यूज़ द हीट और नॉट। इफ द हीट प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, it represents the wastage of energy. A considerable amount of energy is thus wastage in the transmission line of electricity from the generating station to our home. Sometimes the heat produced in a device is so much that it can damage the device. तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हीटिंग इफेक्ट के, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बल्ब जलते हैं ना,
है ना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो तो जलते हैं, जलते हैं तो कुछ अमाउंट में हीट भी निकलता है, ठीक है, कुछ अमाउंट में हीट भी निकलता है, और जो हीट निकलता है वो हम इसको यूज़ कर नहीं पाते बिकॉज इसका अमाउंट बहुत लिटिल होता है, लेकिन एनर्जी वेस्ट हो रहा है इसमें भी, ठीक है, एनर्जी इसमें भी वेस्ट हो रहा है। तो उसी कारण से जो हीटिंग इफ़ेक्ट है उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जिस भी कंडक्टर, जिस भी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसमें एक हीटिंग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के स्टेशंस होते हैं, ठीक है, वहाँ से आते आते उन तारों में थोड़ा बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो वेस्ट हो जाता है, हमारे घर तक आने तक वो वेस्ट हो जाता है कुछ अमाउंट, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जस्ट वेस्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन। जहाँ पर जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से हमारे घर तक आने के लिए जो वायर से जितना भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके कुछ अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में, बिकॉज ड्यू टू सम रेजिस्टेंस इन द वायर। मैंने बोला था रेजिस्टेंस कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, इट टेंड्स टू ज़ीरो होने जैसा हो जाता है लेकिन होता नहीं एक्चुअली में, ठीक है। और सम टाइम जो हीट प्रोड्यूस होता है इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है डिवाइस में कि ये इस एक डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है। जैसे कि जब तुम एक फ़ोन को ओवर चार्ज कर दोगे तो फ़ोन डैमेज हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो इसके जो एलिमेंट्स हैं सर्किट में, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिससे तुम्हारा डिवाइस ख़राब हो सकता है। सिंपल सी बात है, ये डिसएडवांटेजेस हैं हीटिंग इफेक्ट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।